मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ. Let me come back to you. चिश्ती साहब, ये एक एग्जिस्टेंशियल वॉर है ईरान के लिए और इजराइल के लिए और यूएस के लिए हेजेमनी कायम करने की वॉर है. सो दोनों के जो अजाइम है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं. ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो गल्फ ममालिक के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ईरान, और हम तो दोनों साइड के हम लोग को कंडेम कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी स्टेट, लेकिन ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि आपकी सरजमीन अभी भी इस्तेमाल हो रही है हमारे खिलाफ, इसको रोके, तो क्या कोई गल्फ ममालिक इन बेसिस के बाद रोक सकते भी हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएई ने भी और सऊदीया ने भी कह दिया था कि हम अपनी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे ईरान के खिलाफ? जी बहुत शुक्रिया मिस निका, आपने इन्वाइट किया. देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाना पड़ेगा. जीसीसी कंट्रीज सारी जो तकरीबन इस वक्त जिन पर इल्जाम लग रहे हैं कि ये किया है, ये 1981 में इकट्ठी हुई थी अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ जीसीसी. लेकिन जब इन्होंने अमेरिका से सारे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं डिफेंस के, ऑब्वियसली उसकी तफसील का शायद आपका टाइम नहीं होगा. एक ने नेवल बेस दिया सबसे बड़ा, किसी ने एयरफोर्स बेस दिया सबसे बड़ा, किसी ने F-35 हाउस किया, किसी ने वेपन स्टोरेज के लिए सबसे ज्यादा फैसिलिटीज दी हुई हैं मुख्तलिफ मुल्कों ने. तो तमाम के तमाम हम सुनकर हैरत होती है हमें कि तमाम के तमाम हालांकि जीसीसी के फ्लैग के नीचे हैं, लेकिन उन्हें अमेरिका से इंडिविजुअली बायलैटरल डील्स की हुई हैं. यानी अगर किसी ने नेवल बेस दिया है सबसे बड़ा, फॉर एग्जांपल बहरीन ने, तो वो उन्होंने इंडिपेंडेंट डील की है अमेरिका के साथ. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम किसी को दूसरे मुल्क को शायद पता भी ना हो कि किस टर्म्स पर डील हुई है. ये बात तो कोई शक नहीं रह गया कि जब भी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो ये तो रियलाइजेशन हो गई है इन तमाम हमारे ब्रदर इस्लामिक मुल्कों को कि अमेरिका लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है इस एरिया में. यानी वो एयर बेसेस या वो स्टेशन या वो फुट होल्ड ग्राउंड पर जो उन्होंने किए थे, ऑक्यूपाई किए हुए थे कई दिहाइयों से, इस प्रीमाइज के ऊपर कि हम आपको बचाएंगे, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहे. ये तो एक रियलाइजेशन डेफिनेटली आएगी डेफिनेटली. लेकिन इस स्टेज पे मेरा नहीं ख्याल कि जितनी कलेक्टिवली उनके इंटेंगल्ड है इंटरेस्ट आपस में, इस स्टेज पर मेरा नहीं ख्याल कोई मिडल ईस्ट कंट्री अमेरिका को यह कह सकेगी कि आप यहां से चले जाएं या अपने एयर एसेट्स उठा के ले जाएं, क्योंकि अमेरिका तो इस वक्त बहुत ही क्रिटिकली, अगर मैं एम्बैरेसमेंट नहीं कहता तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है, जब उसको समझ नहीं आ रही, उनकी एसेट्स डिप्लीट हो रहे हैं. पहले 100 घंटे के अंदर उन्होंने 3.87 बिलियन उन्होंने खर्च दिया. उसके बाद उनकी जो ईरान पर आप कह रही थी, ईरान की तरफ से जो मिसाइल फायर हो रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा शॉक पैदा कर रहे हैं इजराइल के लिए. उसकी तफसील मैं अलहदा अगर आप चाहेंगी तो बता सकूंगा कि किस तरह का सरप्राइज ये अचीव कर पा रहे हैं और कितना इन्होंने क्रिपल किया हुआ है इजराइल के डिफेंस सिस्टम को, सैचुरेट कर दिया हुआ है. और उनको ये भी नहीं समझ आ रही कि जिसको कहते हैं ना रिएक्शन डिलेमा, किस मिसाइल को पकड़ें और किसको जाने दें, क्योंकि उनको इंटेंसिटी नहीं पता. तो आई थिंक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान बहुत कामयाबी से इसको डाइल्यूट कर पाया है जंग को. उसने हॉरिजेंटल भी डेवलप कर दिया और एस्केलेट भी किए जा रहा है. अब ये नौबत आ गई है कि इटली और फ्रांस रिक्वेस्ट कर रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से अपने बहरी जहाजों के गुजारने के लिए. अमेरिका से नहीं कर रहा, वो ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है. व्हाट डज इट इंडिकेट? इसका मतलब है कि सी का लेवल ऑफ कंट्रोल ईरान का कहीं बेहतर है एज कंपेयर टू अमेरिका की जो रेट है इस समंदर के ऊपर और खासतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर. तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में मैं कंक्लूजन में यह कहना चाहूंगा कि अमेरिका ने जितनी ज्यादा हाइप क्रिएट की और उन्होंने वेनेजुएला प्लस किया, वो एक और गलती की. उन्होंने अपने लोगों के जहनों में ये डेवलप कर दिया कि हम सबसे बड़ी मिलिट्री है, इनविंसिबल है, इनवर्नरेबल है. अब उन्होंने अपनी वॉर ट्रॉफी दिखानी है अपने लोगों को. ईरान की लीडरशिप ने और लोगों ने वॉर ट्रॉफी नहीं दिखानी, उन्होंने सिर्फ सर्वाइव करना है और प्रोलॉन्ग करना है.